हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ. माय नेम इज खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल. ये हमारी एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 16 रहेगा और आज के लेक्चर में हम फिर से एमसीक्यूज करेंगे रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम. ये इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा पार्ट 3 रहेगा. अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट और वहां पे आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे. आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो. आज के लेक्चर में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे रिगार्डिंग द मेमोरी मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स दैट वी कैन यूज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है. सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है ना. वाई वी यूज मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक? द आंसर इज टू efficiently utilize द मेमोरी को efficiently यूटिलाइज करने के लिए हम मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं. अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करेंगे, इसमें दो टाइप्स आ जाते हैं. वन इज नोन एज कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक एंड द अदर वन इज नोन एज नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक. ओके, अब अगर हम कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक की बात करेंगे, इसमें फर्दर दो टाइप्स निकल के आ जाते हैं. वन इज नोन एज फिक्स्ड पार्टीशनिंग. फिक्स्ड पार्टीशनिंग का दूसरा नाम है स्टैटिक पार्टीशनिंग. एंड अगर हम इसका दूसरा टाइप देखेंगे, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल पार्टीशनिंग. वेरिएबल पार्टीशनिंग का दूसरा नाम है डायनेमिक पार्टीशनिंग. ठीक है. अब उसके बाद अगर हम नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात करेंगे, इसमें बहुत सारे टाइप्स निकल के आ जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, एक आता है इसमें पेजिंग और दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इसमें आती है, उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन. ठीक है. और भी बहुत सारी टेक्निक्स आती है नॉन कॉन्टिग्यूअस के टाइप में. वन इज इन्वर्टेड पेजिंग, सेगमेंटेड पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग, वो भी इसमें आ जाती है, लेकिन वो उतने ज़्यादा पॉपुलर मेथड्स नहीं है. ठीक है. अब आप क्वेश्चन नंबर 1 फिर से पढ़िए, आपका आंसर निकल जाएगा. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक. आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है. सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज डायनेमिक पार्टीशनिंग. डायनेमिक पार्टीशनिंग किसका टाइप है? कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक का पार्ट है. यहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है. ये सारे के सारे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, आप इनको नोट डाउन करके रखोगे. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. बेसिक सा क्वेश्चन है, फिक्स्ड पार्टीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज. आपको बताना है कि फिक्स्ड पार्टीशनिंग का एक और नाम क्या है. सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज स्टैटिक पार्टीशनिंग. अभी अभी मैंने आपको बता दिया. ठीक है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ और थियोरेटिकल एस्पेक्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए. सबसे पहली टेक्निक जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, व्हाट वाज दैट? दैट वाज फिक्स्ड पार्टीशनिंग. अब हम उसी के बारे में बात करेंगे. फिक्स्ड पार्टीशनिंग के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले हम हर एक टेक्निक के रिलेटेड एक एक दो एमसीक्यूज करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको फिक्स्ड पार्टीशनिंग समझाने की कोशिश कर लेता हूं. फिक्स्ड पार्टीशनिंग जो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है ना, इसमें हम क्या करते हैं, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स है. हम इसमें क्या करते थे, हम इसमें मेमोरी को डिवाइड करते थे इनटू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टीशंस. लेट अस से ये मेरे पास रैम है या मेन मेमोरी है, एंड लेट अस से द साइज ऑफ द रैम इज 8 MB. चीज़ों को सिंपली समझाने के लिए मैं एक छोटी सी मेमोरी की एग्जांपल ले रहा हूँ. रैम हमारे पास कितनी है MB की है? 8 MB की. अब इस 8 MB मेमोरी को हम क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हैं या पार्टीशंस में डिवाइड कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस,
कि क्या हर एक पार्टीशन का साइज सेम होना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी इम्प्लीमेंटेशन पे। आप चाहे तो हर एक पार्टीशन का साइज सेम भी रख सकते हो, आप चाहे तो हर एक पार्टीशन का साइज डिफरेंट भी रख सकते हो। लेट अस से मैं यहाँ पे पहला स्लॉट ले रहा हूँ, पहला पार्टीशन ले रहा हूँ 2 MB का, रैंडमली मैं कुछ भी पार्टीशनिंग करूंगा यहाँ पे। दूसरा स्लॉट में ले रहा हूँ लेट अस से 1 MB का, ओके। तीसरा स्लॉट में ले रहा हूँ लेट अस से 3 MB का, 8 MB टोटल है, 5 हो गए, तो लास्ट वाला स्लॉट भी कितने MB का रहेगा, 2 MB का। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे अपनी मेमोरी को डिवाइड किया इनटू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टीशंस, और यहाँ पे कितने पार्टीशंस में हमने इसको डिवाइड किया, 4 पार्टीशंस में, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम जो फिक्स्ड पार्टीशनिंग में ऑकर हो जाती है उसको हम बोलते हैं लिमिट ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब ये क्या मतलब होता है इसका, मैं समझाता हूं आपको। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग पे एक लिमिट लग रहा है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हमें बताता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस आपको लानी चाहिए कहां पे, रैम के अंदर। ट्राई टू ब्रिंग एज मनी प्रोसेसेस एज पॉसिबल इनटू द रैम। ये हमें लिमिट डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हमें बताता है, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रोसेसेस रैम के अंदर होंगी उतनी हमारी सीपीयू की यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है। अब आप देखोगे क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स करके रखा हुआ है, हमने अपनी मेमोरी को 4 फिक्स्ड पार्टीशंस में डिवाइड किया हुआ है, तो मैक्सिमम हम कितनी प्रोसेसेस को ला सकते हैं अब रैम के अंदर, खाली 4 प्रोसेसेस को ला सकते हैं, क्योंकि एक पार्टीशन में एट अ टाइम एक प्रोसेस रिसाइड कर सकती है। ये फिक्स्ड पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जैसे आपने 4 पार्टीशंस में इसको डिवाइड किया, तो हाउ मेनी प्रोसेसेस यू कैन ब्रिंग इनटू द रैम, ओनली 4 प्रोसेसेस। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग पे एक लिमिट लग रहा है। जितने पार्टीशंस आपने फिक्स किए आप उतने ही प्रोसेसेस को रैम के अंदर ला सकते हो, ओके। दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम इज लिमिट ऑन प्रोसेस साइज। आप देख सकते हो यहां पे हर एक स्लॉट में, हर एक पार्टीशन में हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोसेस को डाल सकते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे हाईएस्ट पार्टीशन कितना है, 3 MB का। तो मेरी प्रोसेस अगर 4 MB की होगी लेट अस से, क्या हम उसको कहीं पे अकोमोडेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्रोसेस के साइज पे भी क्या लग रहा है, एक लिमिट लग रहा है। दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ फिक्स्ड पार्टीशनिंग, ठीक है। तो प्रोसेस का साइज अगर पार्टीशन से के साइज से बड़ा होगा तो हम उस प्रोसेस को भी अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ फिक्स्ड पार्टीशनिंग। अब इसके बाद वाली प्रॉब्लम देख लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम आती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। उसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हमें बताता है, लेट अस से मेरे पास एक प्रोसेस आया P1, प्रोसेस P1 है, मुझे इसको कहां पे डालना है, रैम के अंदर डालना है, और लेट अस से द साइज ऑफ द P1 इज 1.5 MB। इस पर्टिकुलर प्रोसेस का साइज कितना है, 1.5 MB। तो पहला ही स्लॉट मुझे खाली मिल रहा है, तो मैं इस प्रोसेस को कहां पे डालूंगा, पहले स्लॉट के अंदर डाल दूंगा। जैसे ही P1 को मैंने यहां पे डाल दिया, स्लॉट का साइज कितना था, 2 MB, लेकिन प्रोसेस का साइज कितना है, 1.5 MB। तो 1.5 MB यहां पे मेमोरी क्या हो गई, ऑक्यूपाई हो गई, ये वाला पोर्शन। लेकिन साथ ही साथ यहां पे 0.5 MB जो है ना, वो क्या बच गया, ठीक है ना। और ये 0.5 MB क्या है, वेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं किसी और प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया, एक स्लॉट में एक प्रोसेस आ सकती है। जब आपने एक प्रोसेस यहाँ पे डाल दी, जो बाकी बची हुई मेमोरी होगी वो वेस्ट हो जाती है, ज़ाया हो जाती है, और इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्यों ऑकर हो गई थी, बिकॉज जितना प्रोसेस डिमांड कर रहा है मेमोरी की, ठीक है, आप उससे ज़्यादा मेमोरी इसको दे रहे हो, ठीक है, बिकॉज आपके पास पार्टीशन ही उतने साइज का है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। और लास्ट प्रॉब्लम जो आती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज अस दैट
इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑकर्स व्हेन, आपको बताना है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कब ऑकर होती है। अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज मोर मेमोरी इज एलोकेटेड देन रिक्वेस्टेड बाय अ प्रोसेस। प्रोसेस डिमांड कर रहा था 1.5 MB की, आपने उसको दे दी 2 MB मेमोरी, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रही है, थोड़ी बहुत मेमोरी ज़ाया हो जाती है। उस ज़ाया होने को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब मैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आपको समझाने की कोशिश कर लेता हूं। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता क्या है। फिर से मैं सेम मेमोरी ले रहा हूं, ओके, और रैम का साइज कितना मैंने लिया था इससे पहले, 8 MB। फिर से मैं वही ले रहा हूं दोबारा से। पहले साइज स्लॉट का साइज हमने लिया था 2 MB, दूसरे स्लॉट का साइज हमने लिया था 1 MB, तीसरे स्लॉट का साइज शायद हमने लिया था 3 MB, और चौथे स्लॉट का साइज कितना लिया था, 2 MB। ये हमने क्या कर लिया, अपनी मेमोरी को फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टीशंस में डिवाइड कर लिया। नाउ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। लेट अस से एक प्रोसेस P1 आया जिसका साइज कितना है 1.5 MB, 1.5 MB। तो हमने ये वाला प्रोसेस उठाया, इसको डाल दिया कहाँ पे, पहले वाले स्लॉट में, यहाँ पे इसमें डाल दिया P1 को, और यहाँ पे 0.5 MB ज़ाया हो गया। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। लेटर से अब दूसरी प्रोसेस P2 आ गई, एंड लेटर से इस P2 का साइज कितना है, 3 MB, ठीक है, 3 MB। क्या हम इसको इस वाले स्लॉट में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इस स्लॉट का साइज कितना है, 1 MB, और यहाँ पे प्रोसेस का साइज कितना आ रहा है, 3 MB। इस स्लॉट में तो हम इसको नहीं डाल सकते हैं। अब हम इसको कहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्लॉट का साइज भी कितना है, 3 MB, प्रोसेस का साइज भी कितना है, 3 MB। तो यहाँ पे ये P2 जो है ये पूरे के पूरे इस वाले पोर्शन को ऑक्यूपाई करेगा, इस पर्टिकुलर स्लॉट को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। नाउ लेट अस से एक और प्रोसेस आया P3, ठीक है, और इस P3 का भी साइज कितना है, लेट अस से 3 MB, इसका भी साइज कितना है, 3 MB। क्या हम P3 को यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे चेक करो एक बार, आप देखोगे यहाँ पे आपके पास 1 MB फ्री मेमोरी है, और यहाँ पे आपको 2 MB फ्री मेमोरी है। 2 + 1 कितना हो गया, 3 मेमोरी, 3 MB, 3 MB फ्री मेमोरी आपके पास अवेलेबल है। प्रोसेस का साइज भी कितना है, 3 MB। लॉजिकली आप इसको यहाँ पे डाल पाने चाहिए, लेकिन आप नहीं डाल सकते हो, क्योंकि आप फिक्स्ड पार्टीशनिंग की बात कर रहे हो, जो कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक सिंपली हमें बताता है कि प्रोसेस जो है वो एक ही जगह पे रिसाइड करनी चाहिए। प्रोसेस का एक पोर्शन एक जगह पे, दूसरा पोर्शन दूसरी जगह पे नहीं आ सकता। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता, मुझे प्रोसेस P3 का आधा पोर्शन यहाँ पे डालना पड़ता और आधा पोर्शन यहाँ पे डालना पड़ता। क्या ये कॉन्टिग्यूअस आ रहा है, नो, ठीक है ना। इसीलिए हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो आपके पास फ्री मेमोरी अवेलेबल थी, बट स्टिल आप P3 को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास जो फ्री मेमोरी है वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ऑकर्स व्हेन, आपको बताना है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कब ऑकर हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज एनफ टोटल मेमोरी एग्जिस्ट्स। आपके पास टोटल फ्री मेमोरी काफी ज्यादा है, बट स्टिल आप उसको अकोमोडेट नहीं कर सकते हो प्रोसेसेस को, बिकॉज जो आपकी मेमोरी है वो कॉन्टिग्यूअस नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। A solution to the problem of external fragmentation is, आपको बताना है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं इन फिक्स्ड पार्टीशनिंग। मैं आपको फिर से बताऊंगा ये वाला कॉन्सेप्ट। ओके, लेट अस से ये मेरे पास 4 स्लॉट्स थे। कंपैक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये मेरे पास पहला स्लॉट लेट अस से ये ऑक्यूपाइड है, और ये वाला स्लॉट भी क्या है, ऑक्यूपाइड है। पार्टीशन, ये दो पार्टीशन क्या है, ऑक्यूपाइड। अब कंपैक्शन क्या है, इट इज सिंपली अ कॉपी पेस्ट मेथड। ये क्या है, एक कॉपी पेस्ट मेथड है। मतलब आप क्या करते हो, आप ऑक्यूपाइड मेमोरी को एक ये वाली प्रोसेस जो है ना, आप इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करोगे। ऑक्यूपाइड मेमोरी आप एक साइड से रखोगे, अनऑक्यूपाइड मेमोरी क्या करोगे, आप एक साइड से रखोगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या इससे क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कंपैक्शन। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। हाउएवर ये एक अच्छा मेथड नहीं माना जाता है, बिकॉज कॉपी पेस्ट करने के लिए हमें काफी टाइम लगता है, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
मेमोरी फ्रेगमेंटेशन रिजल्ट्स इन, जब मेमोरी फ्रेगमेंटेशन होती है, चाहे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो, ओके, चाहे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की वजह से क्या होता है, सिंपली मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। जब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑकर होती है या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ऑकर होती है, इससे हमारी मेमोरी काफी पुअरली यूटिलाइज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हम मेमोरी को वेस्ट कर रहे होते हैं बहुत जगहों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वेरिएबल पार्टीशनिंग और डायनेमिक पार्टीशनिंग रिजॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टैटिक पार्टीशनिंग एक्सेप्ट। देखो पहला कौन सा पार्टीशनिंग हमने पढ़ा था, फिक्स्ड पार्टीशनिंग। अब हमें उसमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑकर हो रही है। अब उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक नई टेक्निक बना दी जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल पार्टीशनिंग। वेरिएबल पार्टीशनिंग जो है ना, उसने फिक्स्ड पार्टीशनिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया, एक्सेप्ट आपको बताना है कि कौन सी प्रॉब्लम इसने रिजॉल्व नहीं की। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। वेरिएबल पार्टीशनिंग या डायनेमिक पार्टीशनिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन खत्म हो गई, लिमिट ऑन प्रोसेस साइज खत्म हो गया, लिमिट ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी क्या हो गया, खत्म हो गया। हाउएवर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अभी भी ऑकर हो रही है इन वेरिएबल और डायनेमिक पार्टीशनिंग, ठीक है। क्यों इससे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन रिमूव हो जाती है, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ। ये हमारे पास रैम है, ठीक है, लेटर से फिर से 8 MB की मैं रैम ले रहा हूँ। जब पर्टिकुलर प्रोसेस कोई P1 आया, लेट अस से द साइज ऑफ द प्रोसेस P1 इज 1.5 MB। जब ये प्रोसेस P1 आएगा ना, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द मेमोरी इनटू पार्टीशंस इन एडवांस, हम क्या करेंगे, रन टाइम पे डायनेमिकली पार्टीशंस क्रिएट करेंगे। जब प्रोसेस P1 आया, P1 बोल रहा है कि मुझे 1.5 MB मेमोरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रन टाइम पे ही एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे जिसका साइज भी हम कितना रखेंगे, 1.5 MB। अब अगर कोई प्रोसेस P2 आया या P2 आया, लेटर से उसका साइज है 4 MB, हम क्या करेंगे, रन टाइम पे ही एक पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसका साइज कितना होगा, 4 MB। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी मेमोरी की इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रही है इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इन पेजिंग पेज साइज शुड बी, आपको बताना है कि पेज साइज किसके बराबर होना चाहिए। अब पहले आया था फिक्स्ड पार्टीशनिंग, फिर आया वेरिएबल पार्टीशनिंग। अब हम नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, और पहली टेक्निक जो आती है ना, उसको हम बोलते हैं पेजिंग। पेजिंग में हम क्या करते हैं, सिंपली ये हमारी मेन मेमोरी है या रैम है, ओके। हम क्या करते हैं, रैम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, पहले ही छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, और हर एक छोटे से स्लॉट को हम बोलते हैं यहाँ पे फ्रेम, क्या बोलते हैं, फ्रेम, ओके। और यहाँ पे जब कोई पर्टिकुलर प्रोसेस क्रिएट होता है, लेटर से ये हमारी कोई प्रोसेस P1 है। अब जैसे ही प्रोसेस क्रिएट हो गई, हम प्रोसेस को भी क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, और हर एक छोटे से स्लॉट को हम क्या बोलते हैं, पेज, ठीक है। अब आपको बताना है यहाँ पे जो पेज का साइज होगा वो किसके बराबर होना चाहिए। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इक्वल टू फ्रेम साइज। पेजिंग के कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है, पेज साइज और फ्रेम साइज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब अगर हम कोई भी पेज प्रोसेस P1 का यहाँ पे अकोमोडेट करेंगे, तो ये क्या होना चाहिए, फ्रेम के अंदर फिट होना चाहिए, फ्रेम के अंदर फिट होना चाहिए। जब कोई दूसरा पेज लेके आ जाएंगे तो वो भी क्या होना चाहिए, फ्रेम के अंदर फिर से फिट होना चाहिए, ताकि कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑकर ना हो जाए। समझ में आ रही बात। तो ये वाला पॉइंट भी आप मैंडेटरली याद रखोगे। और नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जब भी कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस क्रिएट होती है, हमें इसके सारे के सारे पेजेस को रैम के अंदर लाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम क्या करते हैं, खाली उन पेजेस को ला सकते हैं रैम के अंदर जो कि CPU एक्चुअली यूटिलाइज करना चाहता होगा। समझ में आ रही बात। सारे के सारे पेजेस को लाने की ज़रूरत नहीं है। लेट अस से मैंने इस पर्टिकुलर प्रोसेस के खाली 2 पेजेस रैम के अंदर लाए, ठीक है, ओके। और कोई प्रोसेस P2 होगा, उसका भी मैं छोटा सा पोर्शन ही रैम के अंदर लेके आ जाऊंगा। प्रोसेस P3 होगा, उसका भी 1 ही पेज या 2 पेज या 3 पेज मैं रैम के अंदर लेके आ जाऊंगा। तो इससे क्या हो रहा है, अगर मैं प्रोसेस P1 को
फुल्ली लाता किसके अंदर, रैम के अंदर, तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रेम्स ऑक्यूपाई हो जाते। इंस्टेड व्हाट आई एम डूइंग, मैं इस प्रोसेस के कुछ ही पेजेस रैम के अंदर ला रहा हूँ, और दूसरी प्रोसेस के भी कुछ ही पेजेस ला रहा हूँ, तीसरी प्रोसेस के भी कुछ ही पेजेस ला रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, बहुत सारी प्रोसेसेस रैम के अंदर आ जाती है, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। और मैंने आपको पहले ही बताया, जितनी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ज़्यादा होगी, जितनी प्रोसेसेस रैम के अंदर ज़्यादा होगी, उतनी हमारी सीपीयू की यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है। समझ में आ रही बात? ये वाला पॉइंट भी आप मैंडेटरली याद रखोगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इन सेगमेंटेशन ईच सेगमेंट इज इक्वल इन साइज। जब हम सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रोसेस को, लेट अस से ये हमारे पास कोई प्रोसेस P1 है, हम इस प्रोसेस को क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में, पेजिंग में हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिनको हम बोलते हैं पेज। और सेगमेंटेशन में भी हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेगमेंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें बता रहा है, क्या हर एक सेगमेंट का साइज सेम होता है सेगमेंटेशन में? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज फॉल्स। ठीक है, पेजिंग में हर एक पेज का साइज इक्वल होता है, हाउएवर सेगमेंटेशन में हर एक सेगमेंट का साइज इक्वल नहीं होता है। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। MMU स्टैंड्स फॉर, आपको MMU की फुल फॉर्म बतानी है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी एक बार बताया हुआ है, जब भी CPU कोई एड्रेस जनरेट करता है, ठीक है, तो उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, वो एक लॉजिकल एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है। ओके, और एक्चुअली अगर हमें वो वाला प्रोसेस का कोई भी पर्टिकुलर पेज रैम से लाना होगा, यहाँ पे हमने कौन सी एड्रेसिंग फॉलो की हुई होती है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस। अब सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर लेना। और ये हम किसकी मदद से कर लेते हैं, उस यूनिट को हम बोलते हैं MMU, यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जो कि हमें लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करके देता है किसमें, फिजिकल एड्रेस में। ओके, और ये MMU जो हमारा होता है, अगर हमने पेजिंग का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया होगा तो ये हेल्प लेता है पेज टेबल की। अगर हमने सेगमेंटेशन को फॉलो किया होगा तो ये हेल्प लेता है किसकी, सेगमेंट टेबल की। सेगमेंट टेबल की। समझ में आ रही बात? तो ये वाला पॉइंट भी आप मैंडेटरली याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इन सेगमेंटेशन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू वेरिएबल साइज पार्ट्स। मैंने आपको अभी बताया, प्रोसेस को हम क्या करते हैं सेगमेंटेशन में, वेरिएबल साइज पार्टीशंस में डिवाइड कर लेते हैं, और हर एक पार्टीशन को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज /r अ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि व्हाई वी यूज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। ठीक है, लेट अस से ये हमारे पास फिर से रैम है, ये हमारी रैम है, और रैम को सपोज हमने पेजेस में डिवाइड किया हुआ है, ये पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, ऐसे करके पेजिंग का कॉन्सेप्ट अगर हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा यहाँ से कौन है, CPU, जो कि प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेगा या प्रोसेसेस की पेजेस को एग्जीक्यूट करेगा। लेट अस से यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारी हार्ड डिस्क है, और यहाँ पे एक प्रोसेस आ रही है P1, दूसरी प्रोसेस आ रही है P2। ओके, प्रोसेस P1 को हमने किस में डिवाइड किया होगा, फ्रेम्स में डिवाइड किया होगा। प्रोसेस P2 को भी हमने किस में डिवाइड किया होगा, पेज में डिवाइड किया होगा। ठीक है, यहाँ पे रैम को हमने किस में डिवाइड किया होगा, फ्रेम्स में डिवाइड किया होगा। ठीक है, अब प्रोसेस P1 जो है ना, लेट अस से इसके 4 पेज हैं, हमें चारों के चारों पेज को यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेट अस से मैं क्या करूँगा, प्रोसेस P1 के खाली 2 पेज यहाँ पे लेके आ जाऊँगा, एक पेज यहाँ पे आया और एक पेज यहाँ पे आया। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर प्रोसेस P2 है, लेट अस से इसके 5 पेज हैं, और 5 पेज में से मैं क्या कर रहा हूँ, खाली 3 पेज इसके कहाँ पे लेके आ रहा हूँ, रैम के अंदर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, नाउ अब अगर CPU किसी पर्टिकुलर पेज की डिमांड कर रहा है, CPU ने बोला कि मुझे प्रोसेस P1 का पेज नंबर 1 चाहिए। अगर इसको यहाँ पे मिला तो वेल एंड गुड, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर नहीं मिला, प्रोसेस P1 का
इसने बोला कि मुझे प्रोसेस P1 का पेज 3 चाहिए, प्रोसेस P1 का पेज 3 चाहिए, क्या उसको ये यहाँ पे मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस P1 का पेज 1 है, प्रोसेस P1 का पेज 2 है। जब इसने बोला कि मुझे प्रोसेस P1 का पेज नंबर 3 चाहिए, वो इसको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, यहां से एक पेज को बाहर निकालेंगे और पेज नंबर 3 यहां पे लेके आ जाएंगे। इसको हम बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? पेज रिप्लेसमेंट। ये वाली सारी जो हमारे फ्रेम्स है ना, ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है बाय सम अदर प्रोसेस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो हमारे पास कौन कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आता है? एक आता है हमारे पास फीफो, जिसको हम बोलते हैं सिंपली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके एक और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। एक और आता है जिसको हम बोलते हैं एलआरयू। एलआरयू स्टैंड्स फॉर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड काफी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, ठीक है। तो ये हमारे पास पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स है। एक और भी आता है मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, लेकिन वो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ओके एक और पॉइंट मैं आपको यहीं पे समझाने की कोशिश करूंगा। लेटर से जब सीपीयू ने बोला कि मुझे प्रोसेस P1 का पेज 3 चाहिए, अगर उसको यहाँ पे मिला तो ठीक बात है, अगर नहीं मिला तो हम बोलेंगे यहाँ पे पेज फॉल्ट ऑकर हो चुका है। पेज फॉल्ट जैसे ही ऑकर हो जाएगा तब जाके हमें क्या करना पड़ेगा? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम अप्लाई करना पड़ेगा और नए पेजेस को लाना पड़ेगा रैम के अंदर, जिस भी पेज की प्रोसेसर डिमांड कर रहा होगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पेज फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पेज फॉल्ट क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज एन एक्सेस टू अ पेज। आप उस पेज को एक्सेस करना चाहते हो, हमारा सीपीयू उस पेज को एक्सेस करना चाहता है जो कि अभी करंटली रैम के अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम अप्लाई करना पड़ेगा और वो वाला पेज लाना पड़ेगा रैम के अंदर ताकि सीपीयू उसको एक्सेस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 says us that which of the following page replacement algorithm suffers from Baladi's anomaly। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एक प्रॉब्लम से सफर होता है जिसको हम बोलते हैं Baladi's anomaly। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे। देखो ये हमारे पास रैम है और रैम को हमने किस में डिवाइड किया होगा? फ्रेम्स में। ये हमारे पास बहुत सारे फ्रेम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्रेम्स हैं। अब यहाँ पे कोई प्रोसेस P1 है, जिसमें हमारे पास लेटर से 4 पेज हैं, 4 पेज 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 पेज। मैंने आपको अभी बताया आपको प्रोसेस के सारे पेज यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेटर से हमने डिसाइड किया कि हम प्रोसेस P1 के कितने पेज यहाँ पे ला सकते हैं? 2, ठीक है ना। हमने डिसाइड किया कि एट मैक्स हम प्रोसेस P1 के 2 पेज लाएंगे, कहाँ पे? रैम के अंदर। तो हमने 2 स्लॉट्स रखे, किसके लिए? प्रोसेस P1 के लिए। ओके लेटर से मैंने इसका पेज 1 लाया यहाँ पे और पेज 2 लाया यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखोगे जब सीपीयू किसी पर्टिकुलर पेज की डिमांड करेगा, या तो अगर इसने पेज 1 की डिमांड की तो वो तो इसको मिल गया, अगर इसने पेज 2 की डिमांड की वो भी इसको मिल गया, अगर इसने पेज 3 की डिमांड की तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पेज फॉल्ट ऑकर हो जाएगा। उस पर्पज़ के लिए हमें यहाँ पे इनमें से किसी पेज को बाहर निकालना पड़ेगा और नए पेज को यहाँ पे इंसर्ट करवाना पड़ेगा ताकि सीपीयू इसको यूटिलाइज कर सके। समझ में आ रही बात? ओके ये तो हो गया पेज फॉल्ट। अब अगर मैंने डिसाइड किया कि प्रोसेस P1 के मैं कितने पेज यहाँ पे डालूंगा? 3 पेज। मैंने बोला कि अब इंस्टेड ऑफ 2 पेज मैं प्रोसेस P1 के कितने पेज यहाँ पे डालूंगा? 3 पेज। तो मैंने रैम का एक और स्लॉट दिया, किसको? P1 को। अब मैं प्रोसेस P1 के कितने पेज यहाँ पे ला सकता हूँ? 3 पेज ला सकता हूँ। अब आप मुझे बताइए लॉजिकली क्या होना चाहिए? क्या नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कम होने चाहिए कि ज़्यादा होने चाहिए? लॉजिकली नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कम होने चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा पेजेस अवेलेबल है, कहाँ पे? रैम के अंदर। लेकिन फीफो में हमेशा ऐसा नहीं होता है। जब हम नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा रखते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स भी कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं और उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं Baladi's anomaly। ओके आपने यहाँ पे क्या किया? आपने 3 पेजेस को या 3 फ्रेम्स को फिक्स कर दिया कि आप P1 के लिए यूज़ करोगे। लॉजिकली
नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कम होने चाहिए, लेकिन फीफो में कभी कभी नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स इससे ज़्यादा ऑकर हो जाते हैं, तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं बेलाडीज एनॉमली। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। द एम ऑफ क्रिएटिंग न्यू पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज टू, आपको बताना है कि हम नए नए पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स को क्यों डेवलप करते हैं। मैं आपको अभी बता रहा था क्योंकि हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कम ऑकर होने चाहिए। सो द राइट आंसर ऑफ फॉर क्वेश्चन नंबर 15 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज डिक्रीज द पेज फॉल्ट रेट। पेज फॉल्ट्स को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, नए नए पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के लेक्चर में हमने बात की एक तो मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में, और हमने यहाँ पे बात की रिगार्डिंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स के बारे में। ठीक है, तो होपफुली सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग एक लेक्चर आएगा जिसमें हम फाइल सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट, डेस्क मैनेजमेंट और थोड़े से सिक्योरिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।